आपने अपनी जिंदगी में किसी लाश को तो जरूर देखा होगा, फिर चाहे वो किसी के भी हो, लेकिन यकीनन आपको उस लाश को देखकर दुख तो जरूर हुआ होगा। कभी आपने ये सोचा भी नहीं होगा कि ये लाश कुछ महसूस भी कर सकती है, जैसे उनका जिस्म हमारे साथ है लेकिन वो नहीं, और उनकी कॉन्शियसनेस नहीं। उनके अंदर की चीज, वो जो उन्हें जिंदा लगती थी, कहीं जा चुकी है हमेशा के लिए और कभी वापस नहीं आने वाली। सोच कर ही कितना अजीब लगता है। लेकिन दोस्तों, अब इमेजिन कीजिए कि एक ऐसी लाश जो जिंदा है, सांस भी ले सकती है और उम्मीद है कि वो कुछ दिनों में खड़ी होकर आपसे बात भी करने लगेगी। ये आपके जिस्म का बहुत ही कंडीशन हिस्सा है, जिसके बारे में 17वीं सदी या उससे पहले के लोग सोच भी नहीं सकते थे। इस कंडीशन में एक इंसान जैसे गहरी नींद में सो जाता है और उसका दिमाग एक जिंदा लाश की तरह काम करता है, और बिल्कुल इन्हीं हालातों की वजह से इस कंडीशन का नाम दिया गया है कोमा, जो लफ्ज ग्रीक लैंग्वेज से निकला है और इसका मतलब है द डीप स्लीप। अब कई सालों पहले ऐसी कंडीशन वाले लोगों को डीप स्लीप से उठाने के लिए लोग बहुत कोशिशें करते थे और अलग अलग तरीके अपनाते थे, जैसे जिस्म को जलाना या फिर बर्फ से बहुत ज्यादा ठंडा कर देना या पेट को पूरी तरह से खाली कर देना वगैरह। लेकिन उनका कोई भी तरीका काम नहीं आया और इसीलिए ये साफ हो गया कि गहरी नींद में सोने में और कोमा में होने में जमीन आसमान का फर्क है। कोमा का पेशेंट दिखने में तो एक लाश की तरह ही लगता है, लेकिन असल में उसके जिस्म में कुछ चल रहा है, जिसकी सच्चाई बदकिस्मती से मेडिकल साइंस भी अभी तक पूरी तरह से नहीं जान सकती। और इसके साथ साथ सारे कोमा केसेस भी काफी अलग होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रीटमेंट एक केस के लिए इस्तेमाल होता है और काम करता है, वो शायद दूसरे केस के लिए ना करे। लेकिन ये सब क्यों? एग्जैक्टली क्या हो रहा होता है कि एक कोमा केस बॉडी के अंदर ये बोल पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखें तो आपको कोमा के बारे में कुछ खुफिया फैक्ट्स पता चलने वाले हैं। तो इससे पहले हम ये जाने कि कोमा केस बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, हमें जानना होगा कि हम कौन से टाइप के कोमा से डील कर रहे हैं। कोमा बहुत से रीजन की वजह से हो सकता है, जैसे मेनिंजाइटिस या कोई सीरियस बीमारी, मेजर एक्सीडेंट या फिर कोई फिजिकल चोट जिसका इफेक्ट सीधा पेशेंट के ब्रेन पर आया हो। इसके अलावा डॉक्टर्स भी मेडिकली कोमा इंड्यूस कर सकते हैं उन पेशेंट में जो ड्रग्स ओवरडोज का शिकार हो गए हैं या फिर जिन्हें कोई फिजिकल ट्रॉमा या डिसीज है। इनमें पेशेंट को लंबे अरसे के लिए अनकॉन्शियस किया जाता है ताकि उनके हाइपर एक्टिव ब्रेन को सुकून दिया जाए और उनमें किसी भी तरह के ब्रेन इंजरी को अवॉइड किया जा सके। लेकिन क्या उनमें और बायोकोमा केस में कोई फर्क नहीं है? कोमा में अनकॉन्शियस यानी कि बेहोशी भी एक ही किस्म की नहीं होती और इसकी सीरियस कंडीशन को समझने के लिए एक मेजरिंग केस, जिसे कहते हैं ग्लासगो कोमा स्केल, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो इसे BCS का नाम दिया गया है। इस स्केल में 3 से 15 को रैंक असाइन किया जा सकता है, जिसमें 3 का मतलब है डीप और सीरियस कोमा और 15 ऐसा कोमा हुआ जिसमें पेशेंट रिस्पॉन्ड भी कर सकता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप किसी पेशेंट को कोमा की कंडीशन में यौन यानी उबासी लेते हुए देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन ये इतनी भी खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि चांसेस है कि वो पेशेंट वेजिटेटिव स्टेट कोमा में है, जिसमें वो फिजिकल मूवमेंट तो कर सकता है, जैसे उबासी लेना या फिर स्माइल करना, लेकिन उसका ब्रेन एक बहुत ही बेसिक लेवल में फंक्शन कर रहा है और इसी वजह से वो किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस पर रिएक्ट नहीं कर सकता और यहाँ तक कि वो आपको सुन और समझ भी नहीं सकता। अब बात करते हैं कैटेटोनिया की। ये एक ऐसा कोमा है जिसमें पेशेंट कोई भी फिजिकल मूवमेंट नहीं कर सकता और अक्सर उन्हें इवन नॉर्मल सांस लेने के लिए भी मशीन जैसे कि आर्टिफिशियल वेंटिलेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये कोमा के 2 केसेस फिर भी इतने सीरियस नहीं है और चांसेस है कि पेशेंट इसमें ठीक होकर वापस नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन कोमा में ब्रेन डेथ एक ऐसा स्टेट है जिसमें ब्रेन कोई फिजिकल इंजरी जैसे जानलेवा बीमारी की वजह से इतना डैमेज हो चुका है कि अब वो जिस्म के सिर्फ ऑटोमेटिक फंक्शंस पर परफॉर्म कर पा रहा है, जैसे डाइसेशन या ब्लड पंपिंग करना वगैरह, जो हमारे दिमाग का पैसिव सर्विस सिस्टम में ऑटोमेटिक होता है। लेकिन इसके अलावा वो जिस्म और कोई भी काम नहीं कर सकता। एक ब्रेन डेथ मरीज का डॉक्टर उसकी फैमिली को ये कहेगा कि पेशेंट के बचने के बहुत कम ही चांसेस हैं, लेकिन सच कहा जाए तो उसके बचने का बिल्कुल कोई चांस नहीं होता। कुछ केसेस में ऐसे भी होता है जिसमें पेशेंट को कोमा के स्टेज से बार बार होश में भी लाया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल स्टिमुलस, जिसमें किसी तरह दर्द पहुंचाने से या इवन चेस्ट रब करने से, जिसे एक्सटर्नल रब भी कह सकते हैं, और चाहे पेशेंट ज्यादा कुछ समझ और एनालाइज न कर लेकिन उसकी आंखें खुली रहेंगी और वो आई मूवमेंट भी कर सकता है। ऐसे कोमा केसेस को पोस्ट टूपर कहते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स टूपर्स की गिनती कोमा में नहीं करते, क्योंकि कोमा में तो पेशेंट को बिल्कुल उठाया नहीं जा सकता। हम जानते हैं ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि कोमा के पेशेंट बिल्कुल बेहोश होते हैं विद नो ब्रेन एक्टिविटीज और वो चाह कर भी इन हालात से बाहर नहीं निकल पाते। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी उनकी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन फिर मूवीज में ऐसा क्यों दिखाया जाता है कि कोमा में लेटा हीरो अपनी हीरोइन की आवाज सुनते ही ठीक हो जाता है? लेकिन सरप्राइजली उसमें भी थोड़ी बहुत सच्चाई है। एक रिसर्च जो 2015 के न्यूरल
रिहेबिलिटेशन और न्यूरल रिपेयर जर्नल में पब्लिश हुई थी। उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें ये पाया गया कि वो कोमाटोस पेशेंट जिन्होंने अपनी फैमिली की आवाज दिन में 4 बार और 6 हफ्ते तक सुनी हो, वो दूसरे कोमाटोस मरीज के मुकाबले काफी तेजी से कॉन्सेंशियस कवर कर पाए। जब इसराइली पीएम एरियल शेरून को स्ट्रोक आया जिसमें उसके बाद वो वेजिटेटिव स्टेट कोमा में चले गए, तो उनके ब्रेन का फंक्शनल MRI स्कैन किया गया और ये नोटिस किया गया कि जब उनका बेटा उनसे बात करता है या उनकी फैमिली की पिक्चर्स उन्हें दिखाई जाती है तो उनकी ब्रेन एक्टिविटी बढ़ जाती है। ये इशारा देते हुए कि कोमा में भी उनका ब्रेन थोड़ा बहुत फंक्शन कर रहा है और एक तरह से ट्रायल कर रहा है खुद को कोमा से बाहर निकालने के लिए। लेकिन अब तक तो हमने सिर्फ दिमाग की ही बात की है, लेकिन कोमा में हमारे जिस्म, हमारी बॉडी की क्या कंडीशन रहती है? सही मायने में कहा जाए तो जिस्म को कोमा की वजह से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जरूरी फंक्शन जैसे सांस ले पाना, ब्लड पंपिंग और डाइजेशन वगैरह। तो जैसे हमने बताया, हमारे ब्रेन के बेसिक नर्वस सिस्टम पहले ही हार्ड वायर्ड है और मेजॉरिटी कोमा केसेस में ये जिस्म खुद से फंक्शन कर पाता है। इसके अलावा पेशेंट को IV पे रखा जाता है ताकि बॉडी को पानी में मिल सके, न्यूट्रॉन्स मिलते रहे, और अगर जरूरत पड़ी तो वेंटिलेटर एयर पेसेज को क्लियर रख के पेशेंट को आसानी से सांस लेने में मदद करते हैं। सबसे आम प्रॉब्लम कोमा पेशेंट में होता है जिसे हम कहते हैं मसल एट्रोफी, और उन्हें दोबारा यूज करने में बहुत तकलीफ और कमजोरी महसूस करना। इसके अलावा बेड सोर्स दूसरा प्रॉब्लम है जो बहुत टाइम तक चमड़े को ऑक्सीजन न मिलने की वजह से होता है। बेड सोर्स बहुत ही हॉरिबल होता है जिसमें पेशेंट की स्किन खराब होकर गलने लगती है, और अगर इनमें कोई और इन्फेक्शन हो जाए तो प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ सकती है। ये दोनों कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए कोमा पेशेंट को बिस्तर पे बार बार पलटते रहना चाहिए, मसल्स को थोड़ा बहुत मूवमेंट और मसाज देना चाहिए। लेकिन ये सब तो सिर्फ कोमा के पेशेंट को रिलीफ कराएंगे, और हमें जानना है कि कोमा के पेशेंट को ठीक करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि कोमा किसी एक वजह से नहीं होता, बल्कि बहुत अलग अलग वजह से हो सकता है, और इसी तरह हर एक के ट्रीटमेंट में वेरी करेगी। अगर कोमा ड्रग ओवरडोज की वजह से हुआ है तो डॉक्टर या तो ड्रग्स को निकालने की कोशिश करेंगे या एंटीडोट्स देंगे, और अगर कोमा किसी बीमारी की वजह से हुआ है तो डॉक्टर पहले उस बीमारी को ट्रीट करेंगे। लेकिन उनके बावजूद फैक्ट है कि कोमा में जाने के बाद 58% लोग भी वापस नॉर्मल नहीं हो पाते, और उसमें से भी 4 दिन गुजरने के बाद होश में आने के सिर्फ 7% चांसेस ही बचते हैं, जो फिर 2 हफ्ते बाद सिर्फ 2% ही रह जाते हैं। हमारा मेडिकल नॉलेज इस सब्जेक्ट में अभी भी एक्सपेंड हो रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में हम इस बीमारी को ठीक से समझने लगेंगे और यहाँ तक के सिक्योर कर पाएंगे। इसके अलावा बहुत सी कंट्रीज में वो पेशेंट जो लंबे अरसे तक कोमा में है, जिनकी फैमिलीज ये जानती है कि उनके वापस होश में आने के कोई चांसेस नहीं है, वो यूथेनेशिया यानी मर्सी के लिंक के लिए भी लड़ रहे हैं। और ऑपोजिशन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि वो पेशेंट क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं ये नजर नहीं आ रहा। तो हमें कैसे पता चले कि मरना उनकी खुद की मर्जी है? ये खुद ही एक बहुत बड़ा डिबेट है। लेकिन आज की इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ।